तो नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब मस्त होंगे। सो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। प्यारे छात्रों, आज आप लोगों का क्लास स्टार्ट करेंगे भाई केमिस्ट्री। ठीक, वैसे तो आप लोग देख ही लिए होंगे। तो केमिस्ट्री में आप लोगों को आज बताने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक, तो चलो भाई रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण को आज समझते हैं और इसका जितना हो सके उतने अच्छे से आप लोगों को समझाते हैं। पूरा इसमें डूब जाना है। ठीक, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं आप लोगों का क्लास। हाँ तो प्यारे साथियों, रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण को का जो ये चैप्टर है उसको पढ़ने से पहले अगर हम रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण के बारे में जान ले तो काफी अच्छा रहेगा और काफी बेहतर रहेगा। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, और रासायनिक समीकरण क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, सभी जानेंगे अभी के टाइम पे। तो यहाँ पर अब आप लोग बोर्ड पर देख रहे होंगे कुछ टॉपिक लिखा हुआ है, 4 से 5 टॉपिक। इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा भाई पहले रासायनिक अभिक्रिया। तो भाई रासायनिक अभिक्रिया क्रिया क्या है भाई, तो किसी भी पदार्थ का रासायनिक परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। सिंपल सा अपने दिमाग में फिट कर लो। नेक्स्ट आपका इसी में आ जाएगा। इसके नेक्स्ट आपको जब रासायनिक अभिक्रिया आप पढ़ेंगे तो उसी टाइम आपको पढ़ना पड़ेगा भाई अभिकारक। तो भाई रासायनिक समीकरण में रासायनिक समीकरण जब होता है लिखा जाता है तो रासायनिक अभिक्रिया में जो पहले होता है, जो पदार्थ होता है रासायनिक अभिक्रिया का पहला पदार्थ, वो कहलाता है भाई रासायनिक अभिक्रिया का पहला पदार्थ अभिकारक। और जब रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जो पदार्थ बनता है वो पदार्थ कहलाता है भाई प्रतिफल, या फिर उसको कहिए उत्पाद, यानी कि जो चीज बन के निकल के आ गया है। ठीक, ये रासायनिक अभिक्रिया में होता है। नेक्स्ट जब आप अभिकारक और उत्पाद पर लेंगे तब आप आएंगे रासायनिक समीकरण पर। ठीक, और एक चीज और जान लीजिए कि रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक होते हैं उसके परमाणुओं के बंधन टूटते हैं। ठीक, और रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के परमाणुओं के बीच बंधन बनते हैं। ठीक, ये टॉपिक क्लियर रहना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक अब आपका आना है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो भाई अभिकारक हमने बताया, प्रतिफल बताया, यानी कि उत्पाद बताया। तो भाई इसी अगर हम भाषा के तौर पर ले तो अभिकारक का कोई और भाषा रहेगा, परिभाषा रहेगा, और उत्पाद का कोई और परिभाषा। अभिकारक का कुछ और नाम रहेगा, उत्पाद का कुछ और नाम रहेगा। तो ऐसे में रासायनिक समीकरण नहीं लिख पाएंगे और रासायनिक अभिक्रिया को काफी डिटेल से नहीं समझ पाएंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया को काफी अच्छे से और शॉर्टकट में समझने के लिए रासायनिक समीकरण का उपयोग किया जाता है। ठीक, अगर मान के चलो कोई परिभाषा बहुत बड़ा है, लंबा चौड़ा है, और उसको हमें शॉर्टकट में समझना है, मतलब उसका सारांश जानना है। कोई कहानी पढ़ते हैं तो कहानी का सारांश लिखने के लिए कई बार एग्जाम में आता है। ठीक, तो कोई कहानी पढ़ते हैं तो उस कहानी का सारांश यानी कि उसका शॉर्ट रूप देते हैं, उसका छोटा रूप देते हैं। ठीक, तो रासायनिक अभिक्रिया भी कुछ इसी प्रकार का है। रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसका छोटा रूप देना, यानी कि उसका छोटा रूप बनाना, एक शॉर्ट फॉर्म में बताना, वही रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप जो है रासायनिक समीकरण कहलाता है। और रासायनिक समीकरण में तीर का चिन्ह होता है, गौर किए होंगे रासायनिक समीकरण में तीर का चिन्ह होता है। तीर के चिन्ह के पहले का जो भाग होता है, तीर के चिन्ह के पहले जो लिखा जाता है वो कहलाता है अभिकारक, और तीर चिन्ह के बाद जो लिखा जाता है वो कहलाता है प्रतिफल, या फिर कहिए इसको उत्पाद। तो रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया दोनों आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा। तो अब यहाँ पर बोर्ड पर क्लियर से समझेंगे। ठीक, यहाँ पर देखो भाई पहले क्या लिखे हैं कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। हमने भी यही बताया कि वैसी प्रक्रिया जिसमें जो है किसी पदार्थ के अंदर रासायनिक परिवर्तन होता है, जो पदार्थ रहता है रासायनिक परिवर्तन के बाद वो पदार्थ नहीं रहता है, कुछ बदल सा जाता है। ठीक, तो उसको हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल सा ये परिभाषा आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है उसे क्या कहेंगे भाई, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट जैसे मैं आपको ले कार्बन। ठीक, कार्बन को एक काम करते हैं भाई, कार्बन के अंदर हम ले सकते हैं कोयला को। ठीक, तो कोयला को अगर हम आग के साथ जलाएंगे, ठीक, आग के साथ जलाएंगे तो भाई कोयला को जलाएंगे तो हमें कोयला को जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसलिए हम O2 का भी यहाँ पर उपयोग करेंगे। ये भाई एक तरह से रासायनिक समीकरण लिखा जा रहा है और रासायनिक अभिक्रिया भी बनती है। ठीक, तो कार्बन को अगर हम कहें तो कोयला के अंदर भाई बहुत सारा कार्बन होता है, तो इसलिए सी लिखे। ठीक, उसके बाद कोयला को जलाने के लिए हमें भाई आग की जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, और कोयला तो भाई जलने वाला पदार्थ है ही। ठीक, ज्वलन ताप उसके अंदर है। तो हमें यहाँ पर एक चीज गौर करने की बात है कि यहाँ पर आग हम बाहर से ला सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन भी तो हमें चाहिए। ऑक्सीजन एक तरह से रासायनिक पदार्थ है। ठीक, रासायनिक गैस है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन हमें चाहिए। तो भाई कार्बन हमें मिल गया कोयला से, ऑक्सीजन हमें वायु से मिल जाएगा। दोनों का जब योग करेंगे तो हमें मिलने वाला है भाई CO2, जो कि एक क्या है,
खतरनाक गैस है मनुष्य के लिए, लेकिन पौधों के लिए ये एक अमृत समान गैस है। पौधे जो हैं, ठीक, वो CO2 का क्या करते हैं, अपने अंदर श्वसन लेते हैं CO2 का, और उसके बाद जो है हमें O2 देते हैं। ठीक, कार्बन का वो अपना श्वसन कर लेते हैं और O2 हमें वापस कर देते हैं। यही होता है भाई प्रक्रिया। ठीक, तो हमें कार्बन को जलाने के लिए, यानी कि कोयला को जलाने के लिए हमें जो है ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, तो CO2 बन के निकल गया। CO2 एक तरह से मनुष्य के लिए बहुत जहरीली गैस होती है। अगर बहुत ज्यादा मात्रा में आपको CO2 देखने को मिलेगा, अगर किसी बहुत ज्यादा, अगर मान चलो किसी रूम में जो है ओनली फॉर CO2 भरा हुआ है और वहां पर आपको बंद कर दिया जाएगा, तो आप बहुत ही जल्द मर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर CO2 क्या हो गया, मनुष्य के लिए जहरीली गैस है, लेकिन यही CO2 पौधों के लिए, पेड़ पौधों के लिए एक अमृत समान गैस है। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। तो यहाँ पर CO2 बन के निकल गया था। ये CO2 क्या है, एक अलग पदार्थ है। ये क्या है, गैस है। अब देखो, इसी को कहते हैं भाई रासायनिक अभिक्रिया। हमने क्या क्या, ये हमारा कार्बन एक पदार्थ है। ठीक, सो O2, ये कार्बन हमारा ठोस पदार्थ है, O2 भी पदार्थ है, लेकिन ये गैसीय पदार्थ है। O2 यानी कि ऑक्सीजन, कार्बन हमारा ठोस है, ऑक्सीजन हमारा गैस है। ठीक, लेकिन हमें जो पदार्थ बन के आ रहा है, हमें जो पदार्थ मिल रहा है, वो क्या मिल रहा है, CO2। ये एक बहुत ही जहरीली गैस है इंसान के लिए। तो ये CO2 जो है हमें बन के आ गया, हमें निकल के आ गया CO2। तो CO2 क्या है भाई, एक तो C था, O2 और था, इन दोनों का अलग अलग रूप था। ऑक्सीजन हमें दिखा नहीं और कार्बन हमें दिख रहा था। ठीक, एक सेकेंड रुक जाइएगा, एक सेकेंड भाई। तो CO2 क्या है भाई, एक प्रकार का गैस है। तो ये एक अलग पदार्थ बन के निकल के आ गया भाई। बहुत टाइम है इस पर, समीकरण पर, अभिक्रिया पर ले लीजिए। अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। तो ये CO2 हो गया। अब यहीं पर समझाएंगे भाई अभिकारक क्या होता है, प्रतिफल क्या होता है, ये सब यहीं पर समझाएंगे, टेंशन नहीं लेना। नेक्स्ट है, जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं उसे अभिकारक कहते हैं भाई। ठीक, क्या कह रहे हैं, जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं, मतलब जो पदार्थ भाग ले रहा है उसको अभिकारक कहते हैं। ठीक, तो क्या कहते हैं, उसे अभिकारक कहते हैं। C यानी कि कार्बन और O2 यानी कि ऑक्सीजन गैस। तो ये कार्बन और ऑक्सीजन दोनों भाग लेकर के एक नया पदार्थ बना रहा है CO2। ठीक, तो ये कार्बन और ऑक्सीजन क्या कहलाएगा भाई, ये कार्बन और ऑक्सीजन कहलाएगा अभिकारक। तो ये दोनों पदार्थ को हम क्या कहेंगे भाई, अभिकारक। ये दोनों पदार्थ हमारा कहलाएगा अभिकारक। नेक्स्ट आपका, अभिकारकों के साथ जो अभिक्रिया होती है उसके फलस्वरूप जो बने नए पदार्थ होते हैं, ठीक है, उसके अभिकारक, इन दोनों अभिकारक के फलस्वरूप क्या हुआ, एक नया पदार्थ बना। एक सेकंड भाई, थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड आ रहा है, तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड अगर आए तो भाई एडजस्ट करना। तो यहाँ पर जो है आपको अभिकारक के अभिक्रिया के फलस्वरूप जो है एक नया पदार्थ बना। कैसा पदार्थ बना, CO2 एक नया पदार्थ बना। तो इस CO2 को हम कहेंगे भाई प्रतिफल, या फिर इसे उत्पाद भी कह सकते हैं। क्या, इस नए बने नए पदार्थ को हम प्रतिफल कहते हैं। और प्रतिफल को का ही दूसरा नाम क्या होता है भाई, उत्पाद होता है। तो अगर कोई कहे उत्पाद कहते हैं तो कंफ्यूजन नहीं होना है भाई, प्रतिफल को ही उत्पाद कहते हैं। ठीक, यानी कि उत्पत्ति हुई है इससे, इन दोनों के अभिक्रिया से जो है इसकी उत्पत्ति हुई है, तो ये उत्पाद भी कहलाते हैं। ठीक, क्लियर ये कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका आ जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया में जो है अभिकारकों के परमाणुओं के बीच क्या होता है, बंधन टूटते हैं। भाई इसमें देखो भाई, बंधन टूटा हुआ है ना, अलग अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये बंधन टूटते हैं। लेकिन यहीं पर जो होता है प्रतिफल, यानी कि उत्पाद के परमाणुओं के बीच जो है बंधन बनते हैं। अब यही दोनों बंधन मिलकर के यहाँ बना, तो ये बंधन, ये तो यहाँ पर टूटा हुआ था, अलग अलग था, लेकिन यही दोनों मिलकर के यहाँ पर एक साथ हो गया। तो उत्पाद में क्या हो रहा है, इसका बंधन बन रहा है, ये एक दूसरे से बन रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, लेकिन यही अभिकारक में ये एक दूसरे से अलग है। इसको कहते हैं बंधन टूटते हैं और इसको कहते हैं बंधन बनते हैं। क्लियर, परमाणुओं के बीच यहाँ पर बंधन बनता है और यहाँ पर परमाणुओं के बीच बंधन टूटता है। ठीक, तो ये वाला कॉन्सेप्ट अब आप लोग का क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका आ जाएगा, अब आते हैं रासायनिक समीकरण पर, आया जाए। ठीक है भाई, आते हैं। अब देखो भाई, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के, यहाँ पर ब्लू पेन मार्कर का यूज करेंगे। ठीक, कह रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो है भाग लेने वाले पदार्थों को संकेतों एवं सूत्रों से हम दर्शाते हैं। किस लिए, क्योंकि उसका शॉर्ट फॉर्म बन जाता है। अब यहाँ पर हम लिखते हैं कि कोयला को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है, ये भी बात सही है। और यहाँ पर हम लिख दिए C+O2 तिरकचन CO2, ये भी सही है। उसी का शॉर्ट रूप, उसी का जो है एक छोटा रूप दिया हमने ये। तो ये क्या है, रासायनिक समीकरण है और रासायनिक अभिक्रिया भी है। ठीक, तो क्लियर हो गया। तो वही लिखा हुआ है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के
संकेतों सूत्रों की सहायता से जो है उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण किया, यानी कि उस अभिक्रिया का शॉर्ट रूप, उस अभिक्रिया का छोटा रूप हम प्रदान करते हैं, तो उसे क्या कहेंगे भाई, रासायनिक समीकरण कहलाता है। वो क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं C+O2 तिरकाचन CO2, उसी प्रकार हम लिख सकते हैं H2 प्लस O, H2 प्लस O तिरकाचन H2O। ये भी एक क्या है, रासायनिक समीकरण है। ठीक, यहाँ पर क्लियर। जैसे कि हम लिख सकते हैं भाई Fe प्लस CuSO4। ठीक, जैसे कि हम लिख सकते हैं Fe प्लस CuSO4, Fe3 ले लेते हैं, या फिर Fe ही रहने देते हैं, Fe डायरेक्ट रहेगा। Fe प्लस CuSO4 इसका शॉर्ट रूप ले रहे हैं, तो Fe प्लस CuSO4 जो है एक समीकरण है, यहाँ पर बन जाएगा FeCuSO4 प्लस Cu, ये एक समीकरण बन गया। ठीक, या फिर ऐसे कह सकते हैं, इसको कैसे कह सकते हैं कि FeSO4 प्लस Cu, ऐसे भी होता है। तो यहाँ पर ठीक वैसे ही लिखा जाए FeSO4 प्लस Cu। ठीक, तो यहाँ पर हमें निकल के आ जाएगा Fe प्लस CuSO4। ठीक, ये एक समीकरण हो जाता है। ठीक, तो ये सभी समीकरण है, लेकिन इसका भाई अगर हम अभिक्रिया निकाले किसी भाषा के तौर पर तो बहुत लंबा चौड़ा परिभाषा हो, इसका भाषा हो जाएगा इस अभिक्रिया का। लेकिन इसी को समीकरण के द्वारा हमने क्या किया, सल्फ्यूरिक एसिड का जो है, ठीक, इसका क्या कर दिया भाई, यहाँ पर जो है हमने रासायनिक समीकरण में कर दिया। हालांकि सल्फ्यूरिक एसिड नहीं था, Fe लगा हुआ था और कॉपर था वहां पे, Cu कॉपर, SO4 था सल्फ्यूरिक। ठीक, तो Fe भाई लोहा होता है। ठीक, और जिंक, Zn रहता तो जिंक हो जाता। Fe की जगह पर Zn भी, सॉरी Cu की जगह पर Zn भी आता है। ठीक, तो ये सब ध्यान रखना है। ठीक, तो यहाँ पर आपका हमें रासायनिक समीकरण को ओनली फॉर यहाँ पर समझना था, तो रासायनिक समीकरण समझ गए आप लोग। ठीक, रासायनिक समीकरण क्या होता है ये सभी बच्चे समझ गए। अब नेक्स्ट चलेंगे, इसके बाद का टॉपिक जो है उस पर चर्चा करेंगे। तो फटाफट से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, मैं साइड हो गया हूँ, मुझे उम्मीद है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलिए भाई चलते हैं रासायनिक समीकरण पर, सॉरी इसके नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक, हाँ तो भाई ये टॉपिक, इस टॉपिक में क्या है समझ लो। यहाँ पर अब जो है वो हम संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। संतुलित समीकरण क्या होता है इसको समझ लो भाई। संतुलित समीकरण में क्या होता है, उसके परमाणुओं के जो संख्या होती है, संतुलित समीकरण में परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ बराबर होती है, और उसी जगह असंतुलित समीकरण वो होता है जिसके परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ बराबर नहीं होती, यानी कि समान नहीं होती है। तो ये छोटा सा कंसेप्ट है और आप लोग समझ भी जाएंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब समीकरण में जो है अभिकारक एवं प्रतिफल के प्रत्येक परमाणुओं की संख्या जो होता है समान होती है, तो वो क्या कहलाता है, समीकरण संतुलित समीकरण कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए ले लिया जाए तो यहाँ पर आप लोग पहले बताओ, पहले एक और कंसेप्ट पढ़ लो कि असंतुलित समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है। अब आप लोग फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये जो समीकरण है, ये समीकरण संतुलित समीकरण है या फिर असंतुलित समीकरण। भाई यहाँ पर बात की जाए तो ये असंतुलित समीकरण है भैया। कैसे, तो यहाँ पर देखो भाई Fe प्लस 4H2O, Fe3O4 प्लस 4H2 है। यहाँ पर परमाणुओं की संख्या मिलाओ भाई, 4H2 O यहाँ पर क्या है, 4 है भाई। O यहाँ पर 4 से गुना करो तो O कितना है, 4 है, तो O 4 हो गया, यानी कि ऑक्सीजन भी हमें 4 मिल गया, ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या भी हमें 4 मिल गया। लेकिन Fe3 है और यहाँ पर ओनली फॉर Fe, तो ये बराबर नहीं हुआ। तो यहाँ पर प्रत्येक बराबर होना चाहिए, लेकिन एक यहाँ पर बराबर नहीं हुआ, बाकी सब बराबर हो गया, एक बराबर नहीं हुआ। तो भाई मिसकॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं हुआ, यहाँ पर यह समीकरण असंतुलित समीकरण है। ठीक, ये समीकरण कौन सा समीकरण हो जाएगा, असंतुलित समीकरण। असंतुलित समीकरण क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। और यहीं पर Fe3 है, अगर हम पीछे से 3 लगा दें तो क्या ये संतुलित समीकरण हो जाएगा, हाँ भैया हो जाएगा संतुलित समीकरण। या फिर आप नीचे से Fe3 लगा दो। ठीक, आपके मन पे निर्भर है, लेकिन अक्सर क्या करना है, अक्सर जो लगाया जाता है वो पीछे से लगाया जाता है 3, तब जाकर के संतुलित समीकरण बन जाता है। पहले क्या था, असंतुलित समीकरण, पीछे हम 3 लगा दिए, Fe के पीछे 3 लगा दिए, यहाँ भी Fe3 है, तो हमारा समीकरण संतुलित हो गया। ठीक, तो असंतुलित समीकरण और संतुलित समीकरण क्लियर। नेक्स्ट आपका ये पढ़ना है कि एक पूर्ण रासायनिक समीकरण कब बनता है, जब उनमें अभिकारकों, प्रतिफलों तथा उनकी भौतिक अवस्थाओं का उल्लेख संकेतों द्वारा किया जाता है, तब क्या कहलाता है वो समीकरण, पूर्ण रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे भौतिक अवस्थाओं का उल्लेख किया जाए तो अगर कोई ठोस पदार्थ है तो उसको S से लिखेंगे, और अगर कोई
द्रव पदार्थ है तो उसको एल से लिखते हैं, और अगर कोई गैसीय पदार्थ है तो उसको जी से सूचित करते हैं, और ये सभी जो है छोटी कोष्ठक के अंदर बंद रहते हैं। ठीक, तो ये सभी, और इसके बाद जो है रासायनिक समीकरण में हम स्थिर का उपयोग करते हैं, रासायनिक समीकरण में स्थिर का उपयोग करते हैं, रासायनिक समीकरण में स्थिर का उपयोग करते हैं, रासायनिक समीकरण में स्थिर का उपयोग करते हैं। तो ये सभी चिन्ह जब लगे रहते हैं तो वे रासायनिक समीकरण क्या कहलाते हैं, पूर्ण रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। बाकी इन सभी बातों पर नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। और आज के लिए भाई ये तो भाई एक क्या था, बेसिक थ्योरी, यानी कि कहने का मतलब ये तो बस ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट क्लास करेंगे, जिसमें विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाएं आएगी और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट रहेगा और बहुत अच्छे समझ में आएगा, बहुत मजा आएगा। तो यहाँ तक आप क्लास किए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट क्लास जो इस केमिस्ट्री का आए तो आपका आपके पास जो है नोटिफिकेशन पहुंच जाए कि भैया क्लास हो रहा है, ज्वाइन कर लो फटाफट से। तो मुझे उम्मीद है भाई आप लोग क्लियर समझ गए होंगे। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो भाई, मुझे उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले चुके होंगे। यहाँ पर आप लोगों को ये चीज नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, अभी हम दिखा देंगे। यहाँ पर अगर इसको लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे भाई, एस सॉलिड रहेगा तो एस को ब्रैकेट में, लिक्विड यानी कि द्रव पदार्थ रहेगा तो एल को ब्रैकेट में, अगर गैस पदार्थ है कोई हमारा तो उसको जी लिख करके ब्रैकेट में कर देंगे। और अगर हम समीकरण बना रहे हैं तो ये वाला तीर चिन्ह, और समीकरण में एक चिन्ह कई तीर चिन्ह लगते हैं, जैसे नीचे तीर चिन्ह, अगर उष्मा छिपी अभिक्रिया उष्मा ले रहा है तो नीचे तीर चिन्ह लगाते हैं, अगर उष्मा निकल रहा है अगर तो ऊपर तीर चिन्ह लगाते हैं। ठीक, अगर क्या होता है कि हमें जो है दोनों तरफ की अभिक्रिया होती है, मतलब इधर से भी अभिक्रिया होती है और उधर से भी करे तो ये अभिक्रिया होती है, तो उस समय हम ये तीर चिन्ह लगाते हैं। तो ये सभी चिन्ह का उपयोग करेंगे और ये सभी चिन्ह आपको समझाएंगे। तो फटाफट से आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर भी जरूर कीजिएगा। चलिए प्यारे साथियों, मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।